यकीन बढ़ता जा रहा है। नई नस्ल बड़ी एतमाद की नजरों से हमें देख रही है, जिसकी वजह से हम हर दिन अपना कदम आगे बढ़ाते जा रहे हैं। देखिए, नई चीजें कितनी ही अच्छा, उम्दा, पाकीज़ा क्यों ना हो, जब बाजार में आती हैं तो लोग शक की नजरों से उसे देखते हैं। और चूंकि ये जिस तबके को हम जगा रहे हैं, ये महरूम तबका है, नाखानदा तबका है, सियासत से बहुत दूर है, कहीं ना कहीं महरूमी की वजह से उनकी सियासी बालिदगी भी मुतासिर हुई है। लेकिन अब ये अंदेशा खत्म हो गया है और हमने किशनगंज के ज़िमनी इंतखाब में फतह हासिल करके लोगों को यह बता दिया है और लोगों को एतमाद भी हो गया है कि एमआईएम के आने से फिरका परस्तों को तवानाई नहीं मिलती, बल्कि हमने फिरका परस्तों को भी शिकस्त दिया है और नाकारा लोगों की भी हमने जमानत जब्त करी है। इसलिए ये जो वहम था लोगों के जहनो दिमाग में, ये अब काफूर हो गया है। ये वहम ज्यादातर हमारे बुजुर्गों के दरमियान में था, तो वो लोग भी अब नई नस्ल जो है बड़ी तवानाई के साथ एमआईएम के आलम को लेकर आगे बढ़ रही है, इसलिए अब कोई अंदेशा ऐसा नहीं रह गया है। और कौमी सतह पर भी लोग ये देख रहे हैं कि हक व इंसाफ की बात को जितनी तवानाई के साथ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कर रहे हैं, कोई दूसरे नहीं कर रहे हैं। और अकलियत के लोग ये भी देख रहे हैं कि वो पार्टियां जो अकलियतों का वोट लेकर इख्तिदार हासिल कर लेती हैं, चाहे मॉब लिंचिंग हो, चाहे एनआरसी का मसला हो, एनपीआर का मसला हो, चाहे अकलियतों के साथ जुल्म और ज्यादती का मसला हो, चाहे महरूम तबकात एससी एसटी और ओबीसी के साथ जो भी ज्यादती हो, उसमें जितनी तवानाई के साथ एमआईएम आगे कदम बढ़ाती है और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो कुछ करते हैं दूसरे नहीं कर सकते। इसलिए हम लोगों ने लोगों के इस गलत वहमो गुमान का इलाज कर दिया है। अब फिजा बहुत हद तक हमारे हिमायत में साफ हो चुकी। देखिए, सिर्फ चेहरा ही नहीं, बल्कि हम सिर्फ चेहरे की बात नहीं करते, बल्कि हम चेहरे के साथ साथ वसूल और ज़ाब्ते की भी बात करते हैं। यकीनन है कि हमारे लीडर और हमारे कायद का चेहरा बड़ा पुरनूर भी है, लेकिन उससे ज्यादा उनके वसूल और ज़वाबित और उनकी जो सियासी जो लड़ाई है और सियासी जो काबिज है वो बहुत ही आला और अरफा है। इसलिए हमारी नई नस्ल बिलखुसूस और हमारे संजीदा जो लोग हैं वो बड़े एतमाद की नजरों से एमआईएम को देखने लगे हैं और उसकी पजीराई भी कर रहे हैं। और जाहिर है कि किसी भी पार्टी में उसके कायद की बड़ी अहमियत होती है और उसके वसूलों की बड़ी अहमियत होती है। दूसरे लोग तो किसी चेहरे को लेकर आते हैं, लेकिन उनके पास कोई वसूल और ज़वाबित नहीं होते। हमारे पास चेहरा भी है और हमारे पास वसूल और ज़वाबित भी है। देखिए, हम सिर्फ सीमांचल के लिए नहीं, क्योंकि पार्टी ने सीमांचल से अपने काम का आगाज किया है और पूरे बिहार में सीमांचल की आबादी है वो सबसे ज्यादा नाखानदा है। फीकस आमदनी सबसे ज्यादा कम इसकी रही है। सैलाब की तबाही ने सबसे ज्यादा इन्हें दो चार किया है। पलायन सबसे ज्यादा यहाँ पर है। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट सबसे ज्यादा यहाँ पर है। और दिल्ली और पटने में बैठे हुए जालिमों ने सबसे ज्यादा नाइंसाफी इस इलाके के साथ की है। तो चूंकि अंधेरा बहुत ज्यादा यहाँ पर है, तो हमने यहाँ से चिराग जलाना शुरू किया है। लेकिन दूसरी बस्तियों की भी हालत अच्छी नहीं है। इसलिए बिहार के दूसरे महरूम तबकात और दूसरे जो इलाके हैं जिनके साथ हुकूमत की ज्यादती हुई है, हम उनकी बात भी करते हैं। लेकिन जाहिर है कि सीमांचल सबसे ज्यादा मुस्तहिक है कि उसके साथ इंसाफ किया जाए। तो इसलिए हम अपनी लड़ाई यहाँ से अपना आगाज किया है और यहाँ बड़ी मजबूती तमाना के साथ कर रहे हैं। जहां तक हमारी फहरिस्त अभी जारी हुई है, यह हमारी पहली फहरिस्त जारी हुई है। हम अपनी तंजीमी हैसियत का अंदाजा करेंगे और उसी के एतबार से हम अपनी लिस्ट जारी करेंगे। हम तो पूरी बिहार की तैयारी कर रहे हैं और उसी एतबार से हम अपना काम आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, हमारी तमाम तर मीटिंगें हों, हमारी तमाम तर काबिज़ें हैं, तो हम अपने लोगों को यह जगा रहे हैं कि आपके साथ जो जुल्म और नाइंसाफी का एक दौर, लंबा दौर रहा है, तारीखी की जो भयानक रात रही है, इसकी सुबह उस वक्त तक नहीं तुलू हो सकती है जब तक कि आपके साथ स्पेशल मुराद न करे हुकूमत। इसके लिए हम अवामी बेदारी भी कर रहे हैं। हमारी जीत को भी लोग इसी वजह से हमको मैदान में लाए हैं लोग। और हमारे एमएलए ने बड़ी तवानाई के साथ असेंबली में बात उठाने की कोशिश भी की है और कई प्रस्ताव इसने डाले, लेकिन कोविड की वजह से वो नहीं हो सका, इसलिए बातें नहीं आगे बढ़ पाई हैं। यकीनन है कि ये बातें हमारी जाएंगी बड़ी आसानी के साथ। और जहां तक आप ये जान रहे हैं कि लड़ाई सिर्फ बिहारी के हद तक नहीं है, बल्कि जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पार्लियामेंट में भी एक प्राइवेट बिल सीमांचल के ताल्लुक से पेश किया है। तो वो सारा काम हमारा हो रहा है, क्योंकि आप दस्तूर आईन भारत के आईन में इस बात की पूरी गुंजाइश है कि माँ जिस तरह से अपने कमजोर बच्चे के साथ उनके खान पान में ज्यादा तवज्जो दिया करती है, बीमार बच्चे पर ज्यादा तवज्जो देती है, हुकूमत बिहार की भी और हुकूमत हिंद की भी जिम्मेदारी है कि वो इलाके जिस इलाके में गुर्बत व अफलास है, नाखानदगी है, कुदरती आफात है, सरहदों से करीब हैं, वहां उन पर खुसूसी तवज्जो दी जाए और वो तमाम तर मुराद पाने के हम हकदार हैं। और वो तमाम तर जो पैमाने हैं जो खुसूसी किसी भी पैकेज के लिए है, वो हम उस पर पूरे उतरते हैं।
चाहे आसाम का इलाका हो, चाहे पांडिचेरी का इलाका हो, चाहे मिजोरम का इलाका हो, गुजरात जैसे खुशहाल सूबे में भी कच्छ के इलाके में इन लोगों ने खुसूसी मुराद दे रखे हैं। कर्नाटक और हैदराबाद का जो पुराना जोन है, गुलबर्गा का इलाका, वहां इन लोगों ने खुसूसी मुराद देकर रखे हैं। तो आखिर क्या अदावत और नाइंसाफी है कि हमारे बारे में दिल्ली और पटना में बैठे हुए लोग नहीं सोच रहे हैं? इसको बुनियाद बनाकर हम लोग तो आगे बढ़ ही रहे हैं। देखिए, ये तो जीतने के बाद हमारी जिम्मेदारी होगी दस्तूरी एतबार से, लेकिन उससे पहले जो शहरी होने के एतबार से हमारी जो जिम्मेदारी है उसका निर्वहन और उसकी अदायगी बहुत हौसला खूबी हम कर रहे हैं। क्योंकि हमसे पहले किसी ने भी सीमांचल की हकमारी के खिलाफ और सीमांचल की जुल्म ज्यादती के खिलाफ इस तवानाई के साथ मंसूबाबंद तौर पर किसी ने काम नहीं किया। हाँ, हम ये काम कर भी रहे हैं, और हम दूसरों को आवाज भी लगा रहे हैं कि ये हमारे मसाइल का हल पेश करे हुकूमत। आप देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा आपने जैसा कि कहा कि गुर्बत, नाखानदगी, मजदूरों का प्लान, इन्फेंट मोर्टेलिटी, पानी की खराबी, सैलाब की तबाही, सब कुछ हमारा मुकद्दर है। तो हम तो इसके हकदार हैं ही। और ये 15 साल से बैठी हुई नीतीश कुमार की हुकूमत, जिसके चर्चे बहुत आप लोग सुनते हैं इंसाफ के साथ तरक्की के, लेकिन सबसे ज्यादा जुल्म और नाइंसाफी इस शख्स ने हम लोग के साथ की है। तो इसका भी ख्याल रखा जाना जरूरी है। तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं, ये कोशिश हमारी रातों दिन की कोशिश है, हमारी रातों दिन। जनाब आली, दरअसल सच्चर कमेटी रंगनाथ मिश्रा कमीशन की वो रिपोर्ट जिसने आंखें खोल दी और जालिमों के चेहरे बेनकाब कर दिए कि आजादी के बाद सबसे खुशहाल तरीन इलाका बिहार में सबसे खुशहाल इलाका था तो सीमांचल का इलाका था। कुव्वत खरीद सबसे अच्छी यहाँ के लोगों की थी, समाजी और मुआशी हालत सबसे बेहतर थी। लेकिन आजादी के उन 60-65 सालों में जिन दिनों में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, ये देखा गया कि सबसे बदहाल ये इलाका है। तो हम तो बीमार सरापा हैं, सर से लेकर पांव तक हम जख्मी हैं। लेकिन हमारे आंखों को रोशनी बख्शने के लिए एक तालीमी इदारे की बात कही गई और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के ब्रांच की बात कही गई। लेकिन बिहार में बैठे हुए हमारे जालिमाना सियासत करने वाले लोगों ने जमीन देने में भी 3 साल की बिला वजह ताखीर करी, जिसकी वजह से काम में रुकावट पैदा हुई। अवामी तहरीक के नतीजे में ये जमीन देने पर मजबूर हुए। लेकिन दिल्ली में बैठी हुई वही सरकार, चूंकि जमीन दे दी गई थी 2012 ही में, लेकिन दिल्ली में वही लोग जो लोग सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पेश करके अक़लियतों की दिलनवाजी की बात कर रहे थे, उनके जख्मों पे मरहम लगाने की बात कर रहे थे, लेकिन उस वक्त की कांग्रेस सरकार ने पैसे अलॉट नहीं किए। 12 और 13 में उनकी हुकूमत रही और इसको लेकर के हम लोग उस वक्त के पार्लियामेंट के रुकन जनाबे मौलाना असराउल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनको लेकर हम लोग मिले। हम जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ने भी हम लोग की बड़ी वकालत की। फिर बाद में जाकर इस हुकूमत में, मोदी जी की हुकूमत में भी जावड़कर साहब से मिले, कांग्रेस की हुकूमत में भी कपिल सिब्बल साहब से जाकर मिले, बल्कि वजीर आजम से भी उस वक्त जनाब नरसिम्हा राव साहब से मिले कि साहब आप अक़लियत के दर्द को समझिए। नरसिम्हा राव नहीं, मनमोहन सिंह साहब से जाकर मिले और मनमोहन सिंह साहब से हम लोगों ने कहा कि इज्जत माब, आप अक़लियत के हैं और अक़लियत की दुश्वारियों को आप समझते हैं। हमारी हालत सीमांचल में बड़ी खराब है और सीमांचल में सिर्फ अक़लियत ही नहीं बल्कि दबी कुचली जो आबादी है, पसमानदा पिछड़े जाति के, उनकी हैसियत अच्छी नहीं है। हमको तो कल कारखाने कुछ भी नहीं मिल पाए, तो कम से कम हमारे बच्चों की तालीम के लिए कम से कम आप अलीगढ़ को पैसे अलॉट करिए। लेकिन इन लोगों ने नहीं किए। और उसके बाद भी जब ये हुकूमत तब्दील हुई तो ये लोग जो कह रहे थे सबका साथ सबका विकास, फिर भी हम लोग गए। जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हमरा पार्लियामेंट में खुद जाकर के जावड़कर साहब से मैं मिला और हमारे कई रफ़का हमारे साथ थे, हम लोग जाकर मिले और फिर इस हुकूमत को भी हम लोगों ने तवज्जो दिलाई। लेकिन इस हुकूमत के वही ढाक के 3 बात यकीन दहानी कराई, लेकिन इन लोगों ने काम नहीं कराया। कि जिन दिनों में मैं एमएलए था, मैंने 3 बार बाइकआउट करवाया बिहार असेंबली का अलीगढ़ की जमीन के लिए। और वो जो तहरीक चल रही थी, वैसे एमपी जनाबे असराउल हक कासमी साहब हमारे सीनियर थे, जाहिर है इमामत उनकी थी, लेकिन वो तहरीक हमने और हमारे रफ़का ने उस वक्त हमने शुरू किया था। जमीन की फराहमी के लिए हमारा एक बड़ा रोल था। लेकिन जाहिर है कि 12 में, 13 में, 14 में वही जनाबे असराउल हक कासमी साहब रहमतुल्लाह अलैह वो पार्लियामेंट के मेंबर रहे, लेकिन कांग्रेस ने उनकी भी नहीं सुनी। वो कांग्रेस कैसे सुन सकती है जबकि तलाक बिल में भी जिन्होंने मौलाना असराउल हक कासमी साहब को बोलने नहीं दिया, वो इस इलाके के लिए कैसे हमदर्द हो सकती है? ये भी उन्होंने इसका इजहार कर दिया। ये सारी बातें, और आज भी हमारी लड़ाई वक्फे से, अभी चंद लगभग 1 साल कबल हम लोगों ने एएमयू का जो यहाँ पर कैंपस चल रहा है उसके सामने भी हमारी पार्टी ने, हम लोगों ने धरना देने का काम किया। हम अपनी बसात पर कोशिश में लगे हुए हैं।
देखिए, आपने जहां नीतीश कुमार का तस्करा किया वहीं हमसे जुड़ने की बात कही, तो मैं आपको इस बात की शहादत पेश कर देता हूं कि 15 साल ये जो दौरे हुकूमत है नीतीश कुमार जी की, उसमें सिर्फ 15 दिन का रिश्ता रहा मेरी उस पार्टी से जी। और वो भी उस वक्त जब बीजेपी से हम लोगों ने इसको अलग करने की कोशिश की थी और बीजेपी से जब अलग हुई थी तब हम उसके साथ गए थे। और जब मैंने देखा कि टिकट देकर ये बीजेपी के साथ हमनवाई इनकी बाकी है तो मुझको उससे दूर होने में कोई देर नहीं लगी। जहां तक इनके 15 साल कारकर्दगी का है तो नीतीश कुमार को एक ही है कि मछली शायद पानी के बगैर जिंदा रह सकती है, लेकिन नीतीश जी कुर्सी के बगैर शायद जिंदा नहीं रह सकते हैं। नीतीश जी ने इन 15 सालों में जो कुछ भी किया है वो जाहिर है कि पिछले दिनों में इख्तियार की जो तब्दीली आई थी बिहार में तो लोगों को एक उम्मीद थी और उस वक्त इन लोगों ने कुछ काम किए भी थे पहले टेन्योर में जिसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन नीतीश कुमार जी अपनी कुर्सी को बचाने में और अपनी इख्तियार की हवस को पूरी करने में भी सारा वक्त लगा दिया। बिहार के दूसरे हिस्सों में उन्होंने भले ही काम किया होगा, लेकिन सीमांचल के साथ वो जो मुसलसल एक नाइंसाफी है उस नाइंसाफी के दौर में जरा बराबर भी कमी नहीं आई, जिसका बैयन सबूत आपको यह होगा कि इस वक्त कोविड-19 के मामले में जब मजदूरों के मुहाजिर मजदूर जो आपके प्रवासी मजदूर थे उसकी एक बड़ी संख्या जो बिहार की थी वो सबसे ज्यादा सीमांचल की थी, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो बंबई में हो, चाहे अहमदाबाद में हो, चाहे हैदराबाद में हो, चाहे तमिलनाडु में हो। उन मजदूरों की बिहार के जो मजदूर थे उसमें बड़ी तादाद हमारे सीमांचल की रही। बच्चा मजदूर हो, खवातीन मजदूर हो, अनस्किल्ड मजदूर हो, वो सारे मजदूर हमारे ही इलाके के रहे, इसलिए हमारे साथ कोई भी इंसाफ नहीं किया। आज भी सैलाब की तबाही में हमारी बस्तियां गर्क हो रही हैं, बस्तियां नदियों के पेट में समा रही हैं और हमारी फसल वाली जमीन कट रही है और तबाह हो रही है। और अभी मक्का की बड़ी पैदावार, मक्का का बड़ा एक्सपोर्ट भी करती है गवर्नमेंट, वो विदेशी मुद्रा जो बैरूनी जरे मुबादला हासिल होता है उसमें सबसे। अकबर इमाम साहब, नीतीश कुमार के इन 15 सालों में मुसलमानों के कितने मसाइल हल हुए हैं? मुसलमानों के मसाइल हल नहीं हुए बल्कि मुसलमानों को नजरअंदाज किया गया। 27,000 उर्दू टीचरों की जो बहाली होनी थी, चूंकि उर्दू जबान का बड़ा ताल्लुक इस वक्त बदकिस्मती से सिर्फ मुस्लिम अक़लियत से रह गया है, क्वालिफाई करने के बावजूद भी इन्होंने 15,000 बच्चों को सड़कों पे डंडे मारे, उनको बहाल नहीं किया। चाहे उर्दू एकेडमी का मसला हो, चाहे वक्फ बोर्ड का मसला हो, चाहे कब्रिस्तान की बदहाली हो, चाहे सरकारी नौकरी में मुस्लिम नौजवानों की शमूलियत का मसला हो, चाहे मुस्लिम इलाके की खुशहाली के लिए सड़क पुलिया रोजगार का मौका हो, ये कहीं भी कुछ नहीं किए। बल्कि बीजेपी और आरएसएस के तमाम तरह एजेंडों को बड़ी हिकमत और दानाई के साथ इन्होंने बड़ी खामोशी के साथ ये वो कहा था कलीम आजिज साहब ने, जिनके खानवादा कभी लूटे थे तकसीम के बाद, कि दामन पे कोई दाग न खंजर पे कोई दाग, न दामन में कोई छीट, न खंजर पे कोई दाग है, न कत्ल करो हो न करामात करो हो। ये वही करते रहे और आज तो अब इसका दामन भी दागी हो गया है। पिछले दिनों में जब से मोदी की हुकूमत आई है और मोदी की दूसरी हुकूमत आई है, चाहे एनपीआर का मसला हो, एनआरसी का मसला हो, तलाक बिल का मसला हो, बिहार में मॉब लिंचिंग का मसला हो, उसमें नीतीश कुमार का चेहरा बिल्कुल साफ हो गया है। ठीक है अकबर इमाम साहब, मौजूदा वक्त में क्योंकि कोरोना की वबा एक तरह से आम है, कोरोना का कहर है पूरे मुल्क में और बिहार की रियासत भी उससे जूझ रही है। कोरोना के इस पीरियड में, इस वबा से मरीजों को, जो मुतासरीन हैं, जो आम लोग हैं, बिहार को किस तरह से नीतीश कुमार महफूज रख रहे हैं? उनकी जो कारकर्दगी इस पीरियड में, उसे किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, वहां वजीर आजम ने पीएम केयर फंड के लिए अपना पैसा निकाला जिसका हिसाब किसी को नहीं देना है। नीतीश कुमार जी को भी इलेक्शन के लिए पैसे चाहिए तो इन्होंने कोविड का सहारा लिया। एक तो सबसे पहले बिहार की किस्मत को बदलने वाले वो प्रवासी मजदूर जो बिहार की बजट साइज को बढ़ाने में बड़ी कुर्बानी उनकी रही, वो बाहर गए, जिनके पलायन को रोकने की बात कही थी, पलायन नहीं रोक पाए। लेकिन जब वो घरों को लौटने लगे, जब दिल्ली में, बंबई में, महाराष्ट्र देश को निकाला जाने लगा, जब वो दाने दाने को मोहताज हुए और सड़क पर निकल कर पुलिस डंडे मारने लगी, तो उस वक्त उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने अपने मजदूरों को मेहमानों की तरह बुलाया। लेकिन नीतीश कुमार जी उस वक्त भी अपने मजदूरों को आने नहीं दे रहे थे। लेकिन मजदूर जब पैदल निकल पड़े, साइकिल पर बेटी दरभंगा की अपने बाप को लेकर के आ गई, तो उस वक्त शर्म के मारे इन्होंने आने की इजाजत तो नहीं दी, आंख बंद कर ली। जब लोग घर को आए तो इन्होंने कोरोना सेंटर्स में जो मेहमान खाना होना चाहिए था, जहां फीकस 5300 रुपए खर्च होने थे, 1300 रुपए भी खर्च नहीं किए। कोरोना सेंटर में कैदियों की तरह लगता है कि वो कोरोना बाहर से आए हुए मजदूर नहीं है बल्कि कोई चोर और डाकू है, उस तरह रखा, पुलिस के डंडे पर रखा और अपनी इन नाकामियों की वजह से मीडिया के लोगों को जाने भी नहीं दिया।
भाई इन्होंने कहा था हम मजदूरों को खुराक पहुंचाएंगे, उनको मनरेगा के तहत काम देंगे। एक तो ये है कि बारिश का इलाका है, मनरेगा के तहत कोई काम नहीं। और आपको सुनकर हैरत होगी कि आज इन्होंने लॉकडाउन में बस की सेवा बंद कर दी है, ट्रेन पे सारे मजदूरों को जगह नहीं मिल रही है। अभी 15 दिन 20 दिन 25 दिन पहले हमारे यहां से हजारों बल्कि लाखों की तादाद में मजदूर फिर से पंजाब और यूपी के इलाके में मजदूरी करने के लिए चले गए। वो गोया मौत के दहाने में लेके गए, उनके घर में उनका चूल्हा बुझा हुआ है, वो क्या कर सकते थे? ये दुर्गत उनकी हो गई है। वही नहीं बल्कि कोरोना के नाम पर ये टेस्ट भी नहीं करा पाते हैं। अभी बहुत देर के बाद इन्होंने 20,000 योमिया टेस्ट की बात भी कही है। तो यानी वो खुशहाल लोग, वो बड़े लोग जिस तरह से अपने खानदान के लोगों के लिए नोटिफिकेशन जारी करा करके अपने हॉस्पिटल से के अलावा अपने चीफ मिनिस्टर हाउस में ये बुलाकर इलाज कराने वाले थे, तो ठीक उसी तरह से बड़े लोगों का टेस्ट कर रहे हैं। अभी अगर टेस्ट हो तो बड़ी बीमारी है। देखिए सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त जो पेंडेमिक है और ये वबाई मर्ज जिस तरह से तेजी के साथ इसका फैलाव हो रहा है, तो जब तक इस पर काबू नहीं पाया जाए तो उससे पहले शायद ये कदम बढ़ाना हिमाकत की बात होगी, हिमाकत की बात होगी। और अगर वो कराना चाहते हैं इलेक्शन तो फिर वो 200, 250, 150 लोगों पर बूथ बनाने में अगर अपना वो रखते हैं, उनकी हैसियत है कि सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखते हुए हम करेंगे तो वो करा सकते हैं। लेकिन मौजूदा वक्त जो वायु मर्ज में इजाफा होता जा रहा है कि किसी एतबार से शायद ये मुनासिब तरीन वक्त